हमारी जो है TIR की नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है एक्सट्रीमली थिन और लॉन्ग स्ट्रैंड होता है, जो कि वेरी फाइन क्वालिटी के क्वार्ट्ज से या ग्लास से तैयार किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सट्रीमली thin and long strand of very fine quality glass or quartz coated with a thin layer of material of refractive index less than the refractive index of strand। तो ये हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, और जो सराउंडिंग जो स्ट्रैंड होता है, मीनिंग जो थिन फाइबर होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसको कोर बोलते हैं हम। दो पार्ट हो गए मेन, एक हमारा होता है कोर, अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, कोर बोलते हैं, कोर। और जबकि आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। इसके आउटर लेयर जो है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। मीनिंग दो पार्ट हो गए मेन, कोर एंड क्लैडिंग। तो ऑप्टिकल जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कोर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.458, और जबकि क्लैडिंग के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थोड़ी सी कम रखी जाती है, 1.440। तो मीनिंग क्या, कोर और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अंदर वाला पार्ट जो है वो कोर है, और आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इसको लाइट पाइप भी बोलते हैं हम। इसको एक प्लास्टिक की जैकेट के अंदर जो है डैमेज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक की जो है इसके ऊपर से लेयर चढ़ा दी जाती है। और ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल को हम क्या बोलते हैं, लाइट पाइप बोलते हैं। ठीक है, लाइट पाइप भी आप कर सकते हैं। लाइट पाइप क्या होता है, मेलों में देखते हो आप, जब मेले लगते हैं तब वहाँ पर जो है लाइट पाइप लगे होते हैं। The sleeve containing a bundle of optical fibers is called light pipe। इसको हम लाइट पाइप बोलते हैं। मीनिंग काफ़ी सारे ऑप्टिकल फाइबर को इकट्ठा कर लो और एक बंडल बना लो, उस बंडल को क्या बोलेंगे, उसके हम लाइट पाइप। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका प्रिंसिपल हमारे पास है TIR। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो मीनिंग जब कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे यहाँ से लाइट इंसिडेंट की, हमने इसको इस तरह से इंसिडेंट किया है कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जब ये लाइट पड़ेगी
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा आई, दिस इज़ ग्रेटर देन आई इज़ ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो लाइट टोटली इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और बार बार अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो लाइट एक एंड से जो है दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है। तो ये इसकी वर्किंग है, ठीक है, किस तरह से वर्क करती है। अगर हम एयर कोर मीनिंग क्या, कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करते हैं कि इंसिडेंट रे जो है कोर के अंदर क्लैडिंग के इंटरफेस पर कितना एंगल बनाती है, आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बार बार अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, एक एंड से दूसरे एंड तक लाइट जो है वो प्रोपगेट करेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट गिवन है यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के क्या यूज हैं, काफ़ी सारे यूज ऑप्टिकल फाइबर के हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो लाइट को बिना लॉस के ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। इट कैन ट्रांसमिट लाइट अप टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस। बिना किसी लॉस के लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकती है, ये ट्रांसमिट कर सकती है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमारे पास एंडोस्कोप्स होते हैं, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड in the manufacture of medical instrument called एंडोस्कोप्स। एंडोस्कोप्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। नंबर 3 जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है टेलीकम्युनिकेशन में होता है। दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का यूज है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है इमेजेस ट्रांसमिट करने के लिए होता है, टू ट्रांसमिट द इमेजेस। इमेज जो है अगर वो ट्रांसमिट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज होता है। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है टॉयज़ बनाने के लिए यूज होता है, टू फॉर्म टॉयज़। खिलौने जो होते हैं बच्चों के, उनमें भी जो इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो ये आप ऑप्टिकल फाइबर से इतना टॉपिक पढ़ सकते हो। एक टॉपिक और हमारा रिफ्रैक्शन से रह गया है। रिफ्रैक्शन के अंदर यूज होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से हमें रिफ्रैक्शन करना है और यहाँ पर लेटरल शिफ्ट का जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, एक ग्लास स्लैब लेंगे हम, एक्टिविटी भी है ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब पर जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमारा नॉर्मल हो गया। एक रे इंसिडेंट करेंगे, रे इंसिडेंट की, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। अब हमें पता है ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम मान लेते हैं म्यू इंटू एन इंटू जी। दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। और यहाँ पर एयर है तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एयर के लिए। ये एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, अगर एक्चुअल पाथ देखें हम लाइट का, ये हमारा एक्चुअल पाथ था लाइट का। ये क्या है लाइट का एक्चुअल पाथ। अब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड करवा दो। तो ये जो एंगल बनेगा स्मॉल, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर एंगल हो जाएगा आर।
और ये जो है इसको हम लिखेंगे डेल्टा एंगल, डेल्टा। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये एक नॉर्मल ड्रॉ। और यहाँ से जो ये रे जाएगी अब क्योंकि यहाँ से जो रे, ये एंगल भी हमारा आर बनेगा, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो रिफ्रैक्शन अगर ग्लास स्लैब के थ्रू दिखाएंगे, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ए पॉइंट पर इंसिडेंट किया, जहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। ये जो है हमारा एक्चुअल पाथ आता है, इसका एक्चुअल पाथ, जिस पाथ के लोग ये जाती, अगर ये मीडियम भी कॉन्टिन्यूस होता, मीनिंग एयर होता अगर, और ये हमारा अब क्या है, ग्लास है, तो रे टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। तो एंगल ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये डेल्टा जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर ये एंगल भी कितना आएगा, दिस इज आल्सो आर, और ये एंगल ऑफ एमरजेंस हो जाएगा, ये हमारी एमरजेंट रे। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें जो हमारी एमरजेंट रे आएगी वो बिल्कुल किसके पैरेलल आएगी, जो हमारा एक्चुअल पाथ होगा किसका, इंसिडेंट रे का। तो इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा सी से डी, जो हमने ड्रॉ किया होगा, किस किस के बीच में, एमरजेंट रे में और एक्चुअल पाथ में, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डी से लिखते हैं इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर हमें डिराइव करना है, तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक ट्रायंगल हमारी ये इधर और एक ट्रायंगल हमारी इधर है। तो इन दोनों का यूज करेंगे हम, दोनों ट्रायंगल्स का यूज करके हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में एक कॉमन साइड है, ये साइड दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन है। और मैं अगर ये सपोज करता हूँ ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो हमने कितनी सपोज कर ली है, टी। तो अगर ये राइट ट्रायंगल में ये कंसीडर करता हूँ, तो ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी जो आएगा दिस इज इक्वल टू किसके को आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए बी की जो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए सी जो आएगा, ए सी दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई कॉस थीटा की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, ये आर एंगल गिवन है तो इसकी जगह आर आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस आर। तो ये कोस आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था कोस आर। तो यहाँ से ए सी की जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोस आर। तो ये हमारी ए सी की वैल्यू आ गई है। अब हमें दूसरी जो ट्रायंगल है, इधर वाले ट्रायंगल जो ये ए डी सी, जहाँ पे जो कि डी के ऊपर राइट एंगल है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसका हाइपोटेनस निकालना है सी डी। तो ये हमने किस ट्रायंगल में से लिया था, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल थी ये, राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में से लेंगे जो कि डी के ऊपर जिसका राइट एंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस जो है वो ए सी है, दिस इज इक्वल टू साइन, अब एंगल जो बना हुआ है वो डेल्टा बना हुआ है, तो सी डी की जो वैल्यू आएगी, सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन डेल्टा, और सी डी को हम राइट करते हैं डी, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट सपोज किया हुआ है। ए सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, देन दिस इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई कोस आर इंटू डेल्टा। और डेल्टा जो एंगल आएगा, डेल्टा, डेल्टा क्या आएगा, यहाँ से देखो आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस क्या हो जाएगा, आर। तो फर्दर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आएगा दिस इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई कोस आर इंटू में क्या हो जाएगा, आई माइनस साइन ऑफ आई माइनस आर।
तो मीनिंग यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हो आप इसको, लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं हम इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लेटरल शिफ्ट। उसके बाद जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, जितना मीनिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, दूसरा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट केस हमारे पास गिवन है, रिफ्रैक्शन का ही केस है। बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक अपीयर टू बी रेज्ड। कई बार वाटर का जो बॉटम है हमें ऊपर की तरफ नज़र आता है, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल शिफ्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये कंसीडर करते हैं, एक वाटर टैंक लेते हैं और वाटर टैंक की जो डेप्थ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ जो है, जहाँ तक वाटर जो है इसके अंदर फिलअप है, ये डेप्थ हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये टी है, टी। और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है बॉटम पर, यहाँ से रेज आएगी, डेंसर मीडियम में वाटर है तो डेंसर मीडियम है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, और बाहर क्या एयर, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए लिख देते हैं हम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब रे जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। लेकिन जब बाहर से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये ऐसा नज़र आएगा जैसे लाइट इस पॉइंट से आई है, आई पॉइंट से लाइट आई है। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर है तो ये भी कितना बनेगा, आर बनेगा। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा आई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो ये एंगल भी यहाँ पर कितना बनेगा, आई बनेगा। तो मीनिंग अब हमें इसका यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, देखो ये हमारी जो है ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो रे किधर से ट्रैवल किया, वाटर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड साइन ऑफ द एंगल इन दिस मीडियम आई, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और यहाँ पर एंगल जो आएगा साइन ऑफ आर। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया यहाँ पर। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन आई की वैल्यू हमें निकालनी है और साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये ट्राइंगल्स हमारे पास बनी हुई है, देखो ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पर। तो साइन आई की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, साइन आई इस ट्राइंगल से निकालेंगे, ए या ओ ए सी से। तो साइन आई जो आएगा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू जो आ जाएगी ओ सी। और ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल हमारी ऊपर ये जो स्मॉल ट्राइंगल बनी हुई है आई ए सी, इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से साइन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन आर इज इक्वल टू, तो बेस कितना है यहाँ पर, ए आई लिख सकते हैं हम इसको, ए आई हमारा बेस है, या आई ए भी लिख सकते हो, और डिवाइड बाई हाइपोटेनस जो है दिस इज आई इंटू सी, ये हमारा हाइपोटेनस है। और इमेज का जो डिस्टेंस है हम ये इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से लेके आई से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस जो है इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर, एक्स मान लेते हैं इसको। सपोज करो ये कितना है, एक्स है, यहाँ से लेके ए से लेके आई तक की जो डेप्थ है ये कितनी है, एक्स। तो यहाँ से साइन आई और साइन आर की वैल्यू, साइन आई जो आएगा ए सी की वैल्यू सबसे पहले, ए से लेके सी तक की वैल्यू, और ये हमें पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से साइन आई बाई साइन आर हम निकाल लेते हैं, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। तो पहले स्नेल्स लॉ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन आई की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ऑफ वाटर आ जाएगी, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। और यहाँ से जो वैल्यू आई है ए सी डिवाइड बाई ओ ए, ए सी डिवाइड बाई ओ ए यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू ए सी, और तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है साइन आर की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारा ये है तो ए सी था, ये ए सी डिवाइड बाई क्या आएगा, आई सी आएगा। तो डिवाइड कर देंगे ए सी डिवाइड बाई ओ सी डिवाइड में, तो ए सी से ए सी कैंसिल, तो आई सी जो है वो ऊपर चला जाएगा, आई सी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ओ सी।
और इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू चलो आगे फर्दर पुट करेंगे हम। सबसे पहले इसको स्नेल्स लॉ का, एक तो इक्वेशन हमारी ये बनी है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनी, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो आई बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास आई है। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि पॉइंट सी जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, सी की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें सी को, तो ये बन जाएगा आई ए डिवाइड बाई ओ ए, दिस इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन डब्ल्यू। तो इसी फॉर्मूले में अब आई से लेके ए तक का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया हुआ एक्स, और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा है टी, दिस इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन डब्ल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स निकालना है हमें, देन एक्स इज इक्वल टू टी। ये जो टर्म है इसको हम, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन एक्स इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन रे, मीनिंग इसको हम एन लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो मीनिंग हमारी जो एक्स की वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई म्यू आई है, तो दिस इज म्यू एन लिख देते हैं इसको एन। तो एन क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो x को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और t हमारी है रियल डेप्थ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारा एपरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूला बन गया, जिसके ऊपर हमारा जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल टाइप भी और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम फर्दर जो है थोड़ा सा टॉपिक और करते हैं। अब हमारा लेटरल शिफ्ट क्या होगा, सॉरी नॉर्मल शिफ्ट क्या आएगा, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या आ गया हमारा, देखो हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था लेकिन उसकी इमेज हमें यहाँ पे अपीयर होती है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा इसको हम एन से लिखेंगे, एन कैपिटल एन से लिख देता हूँ मैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि ओ से लेके आई तक का जो ये ऊपर की तरफ जो रेंज हो गया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट भी हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो नॉर्मल शिफ्ट जो आएगा दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, क्या आएगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे तो t माइनस क्या हो जाएगा x, तो दोनों की वैल्यू पुट करनी है हमें। t x की वैल्यू जो आई थी t डिवाइड बाई म्यू, तो इसको लिखेंगे t कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू माइनस 1, हमने बार बार इसको n यूज किया है तो n लिख लेते हैं इसको, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइड बाई n। मीनिंग क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला बन गया है रियल डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 डिवाइड बाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, नॉर्मल शिफ्ट फाइंड आउट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।